हेलो एवरीवन। बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर आज हम जानने जा रहे हैं एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग के बारे में। ये एक साउंड इंसुलेशन से जुड़ी हुई टेक्निक है। जब कभी किसी हम बिल्डिंग को तैयार करते हैं तो उन बिल्डिंग्स में ये विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि बिल्डिंग का जो इको है, साउंड है, वो सर्कुलेट प्रॉपरली हो और वो आवाज वापस से टकरा के आपके कानों कानों में ना गूंजे। मतलब साउंड का रिफ्लेक्शन रिपीटेड टाइम ना हो। इस चीज को ध्यान में रख के हम काम करते हैं। ये टेक्निक जो है वो साउंड इंसुलेशन से जुड़ी हुई है। इसके लिए हम विशेषकर कुछ मटेरियल्स को यूज करते हैं। ये मटेरियल्स हेल्प करते हैं इस टेक्निक को मेंटेन करने के लिए। तो एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग के अगर हम बात करें तो डेफिनेशन के टर्म में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन: बिल्डिंग acoustic in the complex science of controlling noise in the building. This include the minimalization of building transmission from one space to another space and control of the characteristic sound within the space themselves. तो कहने का मतलब वही है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल हम कोई एक हॉल ले लेते हैं। कोई बड़ा सा स्पेस है, हमारे पास कोई हॉल है और इस हॉल के अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारी वॉइस जो है वो प्रॉपरली सर्कुलेट हो। अगर हम मिड वाले पोर्शन से हैं तो इस पोर्शन में हमारी वॉइस क्या हो, प्रॉपरली सर्कुलेट हो, चारों तरफ हमारी वॉइस प्रॉपरली जाए। लेकिन होता क्या है कि ये जो यहाँ पे आपका कॉन्क्रीटिंग मेंबर होगा या ये जो वॉल है, जब साउंड इनसे टकराएगा तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, वापस आएगा। और ये जो साउंड वापस से रिफ्लेक्ट होके आप तक आएगा, हो सकता है कि ये साउंड बार बार रिपीटेबिलिटी के कारण आपको गूंजने लगे। अगर हम इस प्लान को जहां पे हम देख रहे हैं, इस प्लान को ना देखते हुए हम इस को कंसिडर कर लें कि ये कोई सिनेमा हॉल या थिएटर है। ये कोई आपका थिएटर है। अगर यहाँ पे हाई इंटेंसिटी का वॉल्यूम हमारे तक आएगा और वो बार बार इको होके गूंजेगा या रिपीट टाइम पे आपको आके टकराएगा, तो आपको वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, वो हर्ट करेगा आपको। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे बिल्डिंग मटेरियल्स को और टेक्निक को यूज करते हैं जिससे साउंड का प्रॉपरली सर्कुलेशन हो और वो साउंड रिपीटेड टाइम आप तक ना आए। तो building acoustic are an important consideration in the design, operation and construction of the most of the building, yeah, each and every building, and can have a significant impact on the health, communication and productivity. तो जब आप इस तरीके से काम करके किसी बिल्डिंग को या स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छे से निकल के आएगा, चाहे वो आपके हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हो, साउंड इंसुलेशन से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। जब आप किसी खाली कमरे में जब बात कर रहे होते हैं तो अक्सर साउंड क्या होता है, गूंजता है, बार बार वो साउंड रिपीट आता है। और तो इस चीज से बचने के लिए हम एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग को लेंगे। अब ये जो साउंड के जाने की टेक्निक है, ये कई बार क्या होता है कि अगर हम कोई कांच का रूम ले लें, ग्लास का रूम ले लें, एक पूरा रूम कोई कांच का या ग्लास का कोई रूम है और यहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट से वॉइस टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके दूसरी पोजीशन में जाएगी, ऊपर टकराएगी। ये फेनोमेना कंटिन्यू चलेगा। अगर वहीं ये ग्लास की जगह, इसका मटेरियल अगर ग्लास है और ग्लास की जगह हम कोई और मटेरियल ले लेते हैं, अगर स्टील आयरन ले लेते हैं, तब भी ये फेनोमेना और ज्यादा होगा। मतलब ये साउंड को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है मटेरियल। एब्जॉर्ब कर भी रहे हैं तो ग्लास कितना लेगा, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 2% या इससे कम लेगा। तो ये तो बहुत कम है। 2% का मतलब है कि जितनी इंटेंसिटी का हमने साउंड वहां पे चलाया या हमने तेज आवाज में कोई बात करी, तो वो साउंड गूंज के रिपीट होके हम तक आएगा। अगर वहीं आप सिनेमा हॉल या थिएटर को देखते हो तो, या रिकॉर्डिंग स्टूडियो या थिएटर्स, तो ऐसी प्लेसेस पे आप देखते हैं कि जनरली क्या किया जाता है, वुडन मटेरियल यूज किया जाता है, कारपेट यूज किया जाता है और फोम और क्लोथ, ऐसे मटेरियल को यूज किया जाता है। कई बार ये जो दीवार होती हैं, इनमें अगर हम प्लास्टर करते हैं, जो हम प्लास्टर करते हैं वो स्मूथन सरफेस का करते हैं, तो वो एक मेटेलिक साउंड को प्रोड्यूस करता है। उसकी जगह अगर हम दीवार के जो प्लास्टरिंग है उसमें कुछ वॉइड्स को छोड़ दें, छोटे छोटे वॉइड्स हम छोड़ दें, तो वो भी क्या काम करेंगे, साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे।
जब ये साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, चाहे हम वो पीओपी वर्क से कर सकते हैं या हम लाइम के मदद से उसको टिंच करके छोड़ सकते हैं। तो ये जब साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फैब्रिक यूज करके, जैसे कि हमने कारपेट को लगा दिया फोम के साथ वुडन पैनल के ऊपर, तो अगर इन्होंने 15% साउंड को भी एब्जॉर्ब करा, तो देखिए होता क्या है कि 15% फिगर तो आपको छोटा दिख रहा है कि साहब 15% साउंड एब्जॉर्ब हुआ, तो होगा क्या कि पहली साइकिल में उसने 15% साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही वो दूसरी साइकिल दूसरी तरफ टकराएगा, तो फिर 15% और ऊपर जाके फिर 15%, तो साउंड क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा। थिएटर या सिनेमा हॉल में यही टेक्निक को यूज किया जाता है। अदरवाइज इतने तेज साउंड को बार बार आप तक पहुंचाया जाएगा तो आपको जो वॉइस है वो वॉइस ओवर होंगी, एक चीज के ऊपर दूसरी चीज की आवाज निकल के आएगी या दूसरा साउंड आपको सुनाई देगा। जब इस तरीके का वॉइस ओवर होगा तो आपको को उस चीज को सुनने में समझने में परेशानी होगी, दिक्कत आएगी। ये चीज ना हो इसके लिए हम बिल्डिंग में कुछ इस तरीके के मटेरियल्स को यूज करते हैं जिससे साउंड इंपैक्ट ना करे। खैर ये बात हुई कि जब हम किसी घर के अंदर की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग के या स्ट्रक्चर के अंदर की बात कर रहे हैं। इसी तरह साउंड, अगर रोड पे आपका घर है कहीं पर और वहां से कोई फॉर एग्जांपल ट्रेन की लाइन गई हुई है, रेलवे लाइन गई हुई है, अब वहां पे रेलवे लाइन गई हुई है या फिर मेन हाईवे गया हुआ है या कोई बिजी स्ट्रीट है, तो वहां से भी बाहर का साउंड अंदर की तरफ ना आए, उन चीजों के लिए भी हम क्या करते हैं, जैसे कैविटी वॉल को क्रिएट कर देना, फोम को लगा देना या कुछ इस तरीके के मटेरियल्स को यूज करना जो साउंड को एब्जॉर्ब करते हो। तो बिल्डिंग acoustic can be influenced by the geometry and the volume of a space। भाई हमने कोई जगह ली है तो कितना हमने एरिया वॉल्यूम कवर करा है, अगर कोई एरिया है तो उसका शेप किस तरीके से है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर शेप में है या हेक्सागोनल शेप में है, तो वो जियोमेट्री एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेस, ये एक मेन रीजन है। कुछ थ्योरी के हिसाब से अगर हम डिटेल में जाते हैं तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं T प्रोपोर्शनल टू V। T क्या है, यहाँ पे एक्वाटिक्स ऑफ साउंड है, जितना वाइब्रेशन हो रहा है, जितना साउंड आ रहा है, और वॉल्यूम ऑफ इंटेंसिटी क्या है, तो इसके प्रोपोर्शन में देखा जाता है। खैर ये एक अलग डेरिवेशन है। दूसरा, द साउंड एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एनक्लोजिंग द स्पेस एंड विद इन द स्पेस। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, काम करेंगे। कई बार बाहर के साउंड को अंदर ना आने दिया जाए, इसके लिए बाहर की तरफ फोम वर्क भी करा जाता है या वॉल की थिकनेस को भी इंक्रीज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रख के हम क्या कहते हैं, वर्क करते हैं। द साउंड absorbent, transmission and reflection characteristics of material separating space, the generation of sound inside and outside of the space, earborne sound transmission and impact noise। तो ये वो चीजें हैं जिनसे हम क्या करते हैं, साउंड को कंट्रोल करते हैं, एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग की तरफ ध्यान देते हैं। तो जब भी हम किसी बिल्डिंग को तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तैयार करा जा रहा हो या फिर वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाया जा रहा हो, हम ये तय करेंगे कि उसमें जो है साउंड वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना करे, यानी कि रिपीट ना आए। जैसे अगर आप कई बार इको पॉइंट पे जाते हैं और वहां पे आप कोई आवाज लगाते हैं तो वो साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होके आता है। अगर यही चीज आपके घर में होने लगे या आपके स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर उसके अंदर होने लगे, तो ये आपके लिए दिक्कत होगी। जब आप बात करेंगे तो वो बात रिपीटेड टाइम आएगी। इससे बचने के लिए हम कुछ इस तरीके के मटेरियल्स और जियोमेट्री को तैयार करते हैं, स्पेस को कुछ इस हिसाब से लेते हैं कि वहां चल रहे साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया जाए उन मटेरियल्स द्वारा, जिससे रिपीटेड टाइम वो साउंड ना निकल के आए। एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखें तो इसमें से क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन निकल के आए हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।